कर मैं जाकर अपने बिस्तर पर लेट रही। क्या पाप किया था मैंने जो जिंदगी भर इस अकर्मण्य आदमी के पल्ले बंध गई थी। गरीबी से मुझे डर नहीं लगता। अपने पति का साथ हो तो झोंपड़ी भी अच्छी लगती है, नमक रोटी में भी स्वाद मिलता है। फिर 10वीं तक पढ़ी हुई थी मैं। इनकी रईस ख्याली आड़े नहीं आती तो गृहस्थी का बोझ उठाने के लिए नौकरी भी कर सकती थी। दुख का बोझ अगर बांट लिया जाए तो इतना भारी भी नहीं लगता। पर इन्होंने जिंदगी भर क्या किया, सिर्फ दूसरों को कोसा ही है। कभी दद्दू को कि उन्होंने ठग लिया मुझे इसलिए कि मेरे आते ही लक्ष्मी उनसे रूठ गई थी। कभी बच्चों को कि वे अपने साथ भूख और बीमारी के अलावा कुछ नहीं लाए। जीवन में एक तो ऐसा काम करके दिखाते कि मैं गर्व से सिर उठकर चलती। एक दिन सुबह ही सुबह मुनीश ने खबर दी कि दद्दू आ रहे हैं। हम लोग रसोई में चाय पी रहे थे। बाहर वाले कमरों में बिस्तर फैले हुए थे। मैंने और सुमी ने जल्दी बिस्तर समेटे। तब तक दद्दू ऊपर आ गए। बगुले के पंख सी धोती कुर्ता पहने, माथे पर चंदन का टीका लगाए, सीधे मंदिर से आ रहे थे शायद। मैंने सिर पर पल्ला लेकर उनके पाँव छुए और उन्हें बुलाने भीतर गए। जंघिया व अंडरवेयर पहने ये चूल्हे के पास मज़े से ताप रहे थे। मन ही मन भाइयों की तुलना कर डाली और विषाद से भर उठी। बाहर दद्दू बैठे हैं, मैंने पजामा पकड़ते हुए कहा, और जरा ढंग से ही बोलना। उनसे गुस्से की परवाह किए बिना मैंने समझाया। वे कमरे में चले गए। मैं दरवाजे के कान लगाए खड़ी रही। योगेश मिला था? दद्दू ने सवाल किया। जी हाँ। उस रिश्ते के बारे में क्या तय किया तुमने? जी, मैंने योगेश को बता दिया था लड़का हमें पसंद नहीं है। मैं तो दंग रह गई। इन्होंने बाहर ही बाहर इस तरह जवाब में भी दिया और मुझे बताया तक नहीं। दुख और क्रोध से मेरा सारा शरीर कांपने लगा। उधर दद्दू ने प्रश्नों की झाड़ी लगा रखी थी। किसे पसंद नहीं है? तुम्हें, बहू को या सुम्मी को? नापसंद करने जैसा उसमें क्या है? रंग रूप, विद्या, बुद्धि, कुल, गोत्र, किस चीज़ में तुम्हें दोष नजर आया? जीवन में पहली बार मैंने दद्दू के सामने बोलने का साहस छुटाया। जी, लड़के में तो रत्ती भर का भी दोष नहीं है। इतने ऊंचे घर में संबंध करने से संकोच आ रहा था। इसी से तो हमारा घर नीचा है, दद्दू गरजे। रही दान दहेज की बात तो कोई उनके दरवाजे तक गया भी है पता लगाने। वे दान दहेज न भी ले तब भी ये शादी नहीं हो पाती। मेरी इतनी हैसियत नहीं है। बड़ी देर बाद उन्होंने मुंह खोला। तुम अगर सोचते हो कि कोई नारियल सुपारी के साथ तुम्हारी बेटी ब्याह कर ले आएगा तो भैया, हिंदुस्तान में अभी 50 साल तक वह दिन नहीं आएगा, दुद्दू ने कहा। जी, मैं चाहता थी भी नहीं कंगालों की तरह शादी करना, बस जरा सुविधा जुटा रहा हूँ। तुम जिस तरह से सुविधा जुटा रहे हो उसके इंतज़ार में तो लड़की बूढ़ी हो जाएगी। भैया, उसकी आग पर तापना बड़ा मुश्किल है। जुआ चाहे सरकारी लैट्रिन का हो या मटके का, किसी का घर नहीं भरता। मैंने लोगों को रातों रात कंगाल होते देखा है। भावावेश में उनका गला भराया। वे शायद और भी कुछ कहते पर इनके तमतमाए चेहरे को देखकर चुप रह गए। पत्नी के सामने उस तरह अपमानित होना इन्हें शायद अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, जैसे भी तुम ठीक समझे। बहू, ये पासबुक रखो। ये पैसा सिर्फ सुम्मी की शादी के लिए ही रख छोड़ा था। यह रिश्ता पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। दुनिया में और भी लड़के हैं, लेकिन सिर्फ पैसों की तंगी के कारण लड़की को ज़्यादा दिन तक घर में बिठा कर तो नहीं रख सकते हम। उन्होंने पासबुक तिपाही पर रखी ही थी कि वे बड़े खड़े स्वर में बोल उठे, ये आप ले जाइए। गरीब सही हम, लेकिन भिखारी नहीं है। मैं भी कोई महात्मा नहीं हूँ जो तुम्हें दान दे रहा हूँ। दद्दू ने भी कड़क कर जवाब दिया। गांव का मकान बेचकर जो रुपये हाथ में आए थे उनमें से आधे तुम्हारे नाम पर डाल दिए थे। उन पर तो अपना अधिकार मानते हो कि नहीं? आपने तो बतलाया कि वो मकान अस्पताल के लिए धर्मार्थ दिया है बोले। अभी कहा ना कि मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूँ, व्यापारी आदमी हूँ। इतनी बड़ी हवेली यूं ही दान कर दूँ, ऐसा संत नहीं हूँ। ये बात मुझसे छिपाए रखने की क्या ज़रूरत थी?
इन्होंने खींचकर पूछा, पर दद्दू ने कोई जवाब नहीं दिया। गोद में रखी टोपी सिर पर रखकर सीढ़ियाँ उतरने लगे और जवाब देने की जरूरत क्या थी? क्या यह स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर नहीं थे? कांपते हाथों से मैंने पासबुक उठा ली। उसमें रुपया जमा करने की तारीख उसी महीने के अगले माह की थी जिस महीने में हम लोगों का बंटवारा हुआ था।